वैक्सीन के नियमों में बदलाव जरूरी या मजबूरी, इसमें आपका स्वागत है। वैक्सीन देने के नियमों में लगातार बदलाव हो रहे हैं और ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। एक टीके से दूसरे टीके के बीच का फर्क 1 महीने से बढ़ते बढ़ते 4 महीने तक पहुंच गया है और अब इसको लेकर के एक नया नियम सरकार ने ये जारी किया है। वैक्सीनेशन पॉलिसी में नया बदलाव ये किया है कि कोरोना से ठीक होने बाद, रिकवर होने के बाद 3 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 3 महीने तक रिकवरी के बाद वैक्सीन ना लगवाएं। इससे पहले की जो गाइडलाइन थी उसमें यह कहा गया था कि जब आप कोरोना से रिकवर हो जाएं तो 4 से 8 हफ्ते तक वैक्सीन ना लगवाएं, मतलब 1 से 2 महीने तक ना लगवाएं। अब इसे बढ़ाकर 3 महीने तक कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो नए नियम बने हैं क्या ये ज़रूरी हैं? क्या साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर ये नियमों में बदलाव हो रहे हैं या ये मजबूरी है? वैक्सीन की किल्लत की वजह से इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। और अब इसको लेकर के कई सवाल ये हैं कि ऐसे लोगों का क्या होगा जिन्हें कोरोना छूकर चला गया, उन्हें पता नहीं चला, उन्हें कैसे ट्रैक किया जाएगा कि ये ठीक हो चुके हैं और 3 महीने के बाद वैक्सीन ले सकते हैं? इसको लेकर के और भी कई सवाल हैं कि क्या जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं अगर वो 3 महीने तक वैक्सीन नहीं लेते हैं तो क्या उनको उतना ही प्रोटेक्शन मिलेगा जितना एक वैक्सीन लिए हुए व्यक्ति को मिलेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आज की चर्चा में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है, जिसका मतलब है बड़ी संख्या में लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो रहे हैं। लेकिन देश में वैक्सीनेशन के मौजूदा हालात और सोशल मीडिया पर चल रही तरह तरह की अफवाहों ने लोगों को न केवल भ्रम में डाल दिया है बल्कि कई गैर जरूरी सवालों को जन्म दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि कोरोना से ठीक होने के बाद वैक्सीन क्यों लगवाएं? उसकी जरूरत क्या है? क्योंकि उनके शरीर में तो एंटीबॉडी बन गई है और अगर लगवानी भी है तो 90 दिनों का इंतजार क्यों? क्या फौरन वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती? तो आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, ऑक्सफोर्ड और अमेरिका की CDC से लेकर भारत की ICMR इन सवालों के जवाब बहुत पहले से देती आ रही है, जिनके मुताबिक कोरोना से ठीक होने के बाद भी वैक्सीन लगवाना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर दोबारा कोरोना होने की आशंका बहुत बढ़ जाती है। अगर शरीर में एंटीबॉडी बनी भी है तब भी वैक्सीन जरूरी है। वैक्सीन शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप ठीक होने के बाद 90 दिनों तक का इंतजार करें। यानी कोरोना से ठीक होने के 90 दिन के अंदर वैक्सीन लगवानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना से ठीक होने पर शरीर एंटीबॉडी खुद बनाता है और इन एंटीबॉडी की मौजूदगी में वैक्सीन पूरी तरह से काम नहीं कर पाती है। यानी नए सिरे से शरीर में एंटीबॉडी नहीं बन पाती है जो कि उसका काम है। ये तो बात रही कि कोरोना से ठीक होने के बाद पहली वैक्सीन लगवाने के बारे में, लेकिन तब क्या करें जब वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली हो और फिर कोरोना हो जाए? ऐसी सूरत में वैक्सीन की डोज कब और कैसे लेनी चाहिए, तो इस बारे में CDC और WHO के अलग अलग मत हैं। इस मामले में CDC कहता है कि मरीज को ठीक होने के फौरन बाद वैक्सीन दी जा सकती है, लेकिन WHO का मानना है कि दूसरी डोज के लिए मरीज के ठीक होने के बाद 90 दिनों का इंतजार करना चाहिए। भारत में डॉक्टर दूसरे डोज के लिए 8 हफ्तों का इंतजार करने की बात कह रहे हैं। हालांकि ये अवधि 1 महीने से लेकर 3 महीने की भी हो सकती है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज को संक्रमण कितना हुआ था। अगर संक्रमण हल्का था तो दूसरी डोज 1 महीने बाद भी ली जा सकती है, लेकिन वहीं अगर संक्रमण ज्यादा था तो 90 दिनों बाद ही वैक्सीन लगवाना सही रहेगा। भले ही WHO से लेकर CDC और दुनिया की तमाम संस्थाएं वैक्सीन को देर से लगवाने की वकालत कर रही हों, लेकिन एक सच ये भी है कि पूरी दुनिया में वैक्सीन की कमी है। आज अमेरिका से लेकर दुनिया के किसी भी देश के पास इतनी वैक्सीन नहीं कि वो एक साथ सभी को वैक्सीन लगवा सके। तो क्या इन बड़ी बड़ी संस्थाओं की ये दलीलें एक बड़ा सवाल पैदा कर सकती हैं कि वैक्सीन को लेकर जो नियम दिए जा रहे हैं, जो दिन गिनाए जा रहे हैं, वो वाकई जरूरी है या फिर मजबूरी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर NK अरोड़ा, चीफ नेशनल टास्क फोर्स ICMR के,
और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर DS राणा हैं, चेयरमैन हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा सबसे पहला सवाल अरोड़ा जी आपसे होगा कि पहले की जो गाइडलाइन थी उसमें यह कहा गया था कि जब आप कोरोना से ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, तो 4 से 8 हफ्ते के बाद वैक्सीन ले सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 महीने के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। अब इसे बढ़ाकर 3 महीने कर दिया गया है। इसके पीछे दलील क्या है? क्या कोई नया रिसर्च सामने आया है कि अगर आप 3 महीने के बाद वैक्सीन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी या ज़्यादा कारगर होगी, या वैक्सीन की किल्लत की वजह से इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं? पहले वैक्सीन का गैप बढ़ाया गया, 16 हफ्ते का किया गया, 12 से 16 हफ्ते का कोविशील्ड का, और अब ये फैसला, क्या रीजन है सर इसका? मृत्युंजय, धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। और मैं जो फिल्म आप दिखा रहे थे वो बहुत इम्पोर्टेंट उसमें मैसेज था कि जब नॉर्मल डे टू डे जीवन में किसी को कोरोना की बीमारी हो जाती है तो शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता ज़रूर पैदा होती है। अब प्रश्न उठता है कि ये बीमार होने के बाद मैं वैक्सीन कितनी देर में लगाऊं? तो इसका जो मुख्य कारण है इस समय वो ये कि 3 महीने तक, ये भारतीय डेटा है कि 3 महीने तक दोबारा री इन्फेक्शन, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि 3 महीने तक दोबारा इन्फेक्शन लगभग ना होने की बात होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है री इन्फेक्शन, दोबारा इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ती है, ऑल्दो ओवरऑल इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम है। तो हिंदुस्तान में से एक पेपर उपलब्ध है, लेकिन बाकी दुनिया में बहुत सारे पेपर उपलब्ध हैं कि एक बार इन्फेक्शन होने के बाद एंटीबॉडीज 6 से लेकर 9 महीने तक रहते हैं। लेकिन जब हम भारत का देखते हैं तो 3 महीने तक अगर हम उसको रखते हैं तो दूसरे इन्फेक्शन होने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाती है। तो वैक्सीन की कमी देखते हुए इस नियम को बदला गया कि हम 4 से 8 की हफ्ते की जगह अब 12 हफ्ते 3 महीने कर देते हैं। तो इसमें ना तो जो कोरोना की बीमारी है उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है, और बल्कि अगर वैक्सीन किसी को कोरोना हुआ है उसके बाद टीका लगता है तो प्रतिरोधक क्षमता बेहतर पैदा होती है, वो है। लेकिन अगर मेरे को पहला टीका लग चुका है और उसके बाद मेरे को दुर्भाग्य से कोरोना हुआ, अब फिर उसके मैं 3 महीने वेट करता हूँ और फिर लगाता हूँ, तो वो फिर एक बूस्टर की तरह काम करता है। तो कुल मिलाकर के ये जो स्ट्रैटेजी है ये वैक्सीन स्पेयरिंग स्ट्रैटेजी है, यानी वैक्सीन की ज़रूरत को कुछ कम करने के लिए। और ऐसा लगता है कि अगर हम जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों में था कि लोगों में इन्फेक्शन हो रहा था, ये सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन है। बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन होता है लेकिन लक्षण नहीं होते हैं, उन लोगों की बात नहीं हो रही है। जिन लोगों में लक्षण पैदा हुए हैं, चाहे वो हल्का संक्रमण था या गंभीर संक्रमण था, दोनों स्थिति में 3 महीना इंतज़ार करना एक ये वैक्सीन स्पेयरिंग स्ट्रैटेजी है, जिसमें महीने में 30-40 लाख 50 लाख इंजेक्शंस की बचत हो सकती है। तो उसका मकसद ये है इस समय। लेकिन अच्छा। जो 12 से 16 किया गया है उसका तो कारण बिल्कुल वैज्ञानिक है, और वो हम आप जब पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। हाँ, उस पर तो बात सर हमने की भी है आपसे, तो एक रेफरेंस के तौर पे मैंने सवाल में ऐड किया था। ठीक है सर, आपने बहुत डिटेल में समझाया कि क्यों ऐसा किया गया, और आपने बहुत ईमानदारी से ये बात कही कि अगर 3 महीने के बाद भी रिकवर हुए कोई मरीज को वैक्सीन दी जाती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, और इससे जो वैक्सीन की किल्लत है उसको भी बहुत हद तक मैनेज किया जा सकेगा। लेकिन डॉक्टर DS राणा जी, अब मैं आपसे सर अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इस वक्त ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना से ठीक हुआ है, रिकवर हुआ है, और 3 महीने के बाद वैक्सीन लेता है, और वो शख्स जो अभी वैक्सीन ले रहा है जिनको कि इन्फेक्शन नहीं हुआ है, दोनों में किसको ज्यादा प्रोटेक्शन अगले 3 महीने तक मिलेगा? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं कोरोना से ठीक हुआ हूं और अगले 3 महीने के बाद में वैक्सीन लेता हूं, तो क्या अगले 3 महीने तक मुझे उतना ही प्रोटेक्शन मिलेगा, उतनी ही सुरक्षा मुझे अपनी एंटीबॉडी से मिलेगी जितना किसी वैक्सीन लिए हुए व्यक्ति को मिलेगा?
मृत्युंजय जी, इसका आंसर है यस। उसको दोनों को लगभग उतनी प्रोटेक्शन मिलेगी। देखो, जो वैक्सीन लगाता है, जिसको वैक्सीन लग जाएगी फर्स्ट डोज, उसके भी तो चांसेस है। कोई वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती है। हो सकता है उसमें एंटीबॉडी नहीं बने और वो प्रोटेक्टेड नहीं हो पाए। सिमिलरली जो जिसको इन्फेक्शन हो गया है, उसमें तो ऑलमोस्ट संभावना होती है कि कुछ ना कुछ तो एंटीबॉडी होंगी। और जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि जो मीन पीरियड है 3 महीने तक, तो बिल्कुल सेफ है। हालांकि एंटीबॉडी 6 महीने बाद भी रह सकती हैं, 8 महीने बाद भी रह सकती हैं। अब इस बीमारी के बारे में सब हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, पर मैं इतना आपके सवाल का जो जवाब है उसका आंसर यस है कि दोनों लगभग बराबर प्रोटेक्टेड हैं। कोई भी डिसएडवांटेज सिचुएशन में नहीं है। ओके, ये आपने, चलिए सर, बहुत साफ राय दी कि अगर आप 3 महीने के बाद वैक्सीन लेते हैं रिकवर होने के बाद, तो आपको भी उतना ही प्रोटेक्शन मिलेगा जितना कि किसी वैक्सीन लिए हुए व्यक्ति को मिलेगा। ठीक है, एक बात और क्लियर हो गई। अब दूसरा सवाल अरोड़ा जी मेरा आपसे ये होगा सर कि बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो रिकवर हुए हैं वो वैक्सीन का प्रयास कर रहे हैं। इसको सर ट्रैक कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा चैलेंज होगा। अगर मैं अपना रजिस्ट्रेशन अभी करवाने जाता हूं तो वहां पर कोई ये डिटेल तो मांगा नहीं जा रहा है कि आप पहले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं। तो अगर कोई रिकवर्ड पेशेंट अगले 1 महीने के बाद ही रजिस्ट्रेशन कराता है और उनको स्लॉट मिल जाता है, तो इसको चेक करने का मेथड क्या होगा? क्या जब वो सेंटर पर जाएंगे उनसे कोई सर्टिफिकेट, उनसे कागज मांगा जाएगा, या उनका कोई वहां पर टेस्ट होगा? ये कैसे सर ये इसको मतलब इम्प्लीमेंट किया जाएगा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और एक व्यवहारिक तौर पे इसको कैसे लागू किया जाएगा, ये आप पूछ रहे हैं। तो इसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। खाली आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको कोरोना का संक्रमण हुआ था, आपका टेस्ट में पॉजिटिव आया है। आप कहेंगे हाँ, तो आपसे पूछा जाएगा कब है। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं, ये सेल्फ डिक्लेरेशन है। बल्कि इसका उल्टा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में यह भ्रांति है कि अगर मेरे को एक बार नेचुरल कोरोना इन्फेक्शन है तो मैं वैक्सीन अब लगाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद काफ़ी अच्छी प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है। तो वो कई लोग नहीं। तो इस जो ये अब गाइडलाइन जारी हुई है, उसके हिसाब से ये क्लैरिटी कर दिया कि भाई 3 महीने तक आप बिल्कुल आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, उसके बाद आके टीका लगवा लीजिए। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसमें कोई कागज़ की ज़रूरत नहीं है और कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप बताएंगे, आप कहेंगे मेरे को नहीं मालूम, तो आपको टीका लगा दिया जाएगा। अच्छा, तो अच्छा, मतलब ये आप कह रहे हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन है। अगर आप जो कहेंगे उसी के आधार पर आपको टीका दे दिया जाएगा, उसको लेकर कोई क्रॉस वेरिफिकेशन वाली बात होगी नहीं सर। लेकिन ऐसे लोगों का क्या, जिनको कोरोना हो गया और उनको पता नहीं चला, एंटीबॉडी डेवलप हो गई? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हुआ और उनको पता भी नहीं चला। तो ऐसे लोगों को ट्रैक करने का कोई मैकेनिज्म होगा क्या अरोड़ा जी? तो हम लोग जहाँ तक टीकाकरण की है, देखिए, अगर टीका आपको कोरोना हुआ फ़ौरन आपने उसके 4 दिन बाद या 14 दिन बाद या 40 दिन बाद आपने टीका लगा लिया, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। उससे आपके जो बीमारी का एक नेचुरल कोर्स है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो वो परेशानी नहीं है। परेशानी जो है कि भाई आप, और ज़्यादातर ये सही बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ख़ास तौर पे हमारे उन क्षेत्रों में रहने वाले जहाँ टीका, वहाँ जांच के जो सुविधा है बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो पता भी नहीं चलता। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोगों को बुखार होता है, 4-6 दिन बुखार हुआ, उसका ठीक हो गया, पता ही नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यही कारण है कि WHO और CDC कहता है जी फ़ौरन लगवा लीजिए। WHO के नियम के हिसाब से वो 3 महीने का वेट किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? कभी भी लगवा सकते हैं आप। तो ऐसा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को मालूम है वो बताते हैं कि भैया मेरे को 3 महीने है, तो वो उसमें कोई परेशानी नहीं। अगर किसी ने जल्दी लगवा लिया तो कोई उससे परेशानी होने वाली नहीं है। और हमारे ऐसे बहुत सारे, और मैंने जैसे बताया, ये बहुत सर सारे आपने बहुत मरीज बढ़िया हैं बात कही। जिनको लक्षण होते ही नहीं है। वो बहुत बड़ी संख्या है। 85% तो ऐसे हैं जिनको लक्षण ही नहीं होते।
तो वो आएंगे तो वो लगवाएंगे, तो उसमें कोई समस्या नहीं। और यही asymptomatic, कारण है right. कि एक दूसरी गाइडलाइन निकली है कि रैट ठीक। टेस्ट, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, वो करने की जरूरत है। यस, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही। मतलब ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। आप इस खबर पे कंफ्यूज ना हो, पैनिक ना हो। मतलब ये है कि 3 महीने की गाइडलाइन सरकार ने ये तय कर दी कि 3 महीने के बाद भी अगर आप रिकवर होने के बाद वैक्सीन लेते हैं तो आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पता नहीं चला कि आपको कब कोरोना हुआ, माइल्ड था, अगर आपने 3 महीने से पहले भी ले लिया, 1 महीने में ले लिया या 40 दिन में ले लिया, 50 दिन में ले लिया, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीजें बहुत क्लियर हो गई हैं। एक छोटा सवाल राणा जी आपसे, फिर मैं ब्रेक लूंगा, कि सर ऐसे लोगों का क्या, ये तो हमने बात कर ली, लेकिन मान लीजिए जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति हैं और उनको अगर कोरोना हुआ है और वो अगर कोरोना से ठीक हुए हैं, कोमोर्बिडिटीज वाले जो पेशेंट हैं, जो कोई किडनी वाले पेशेंट हैं, कोई हार्ट के पेशेंट हैं, क्या उनको भी रिकवर होने के बाद 3 महीने के बाद ही वैक्सीन लेना चाहिए, या फिर वो हाई रिस्क ग्रुप में है इसलिए उनको पहले वैक्सीन ले लेनी चाहिए? उनके लिए क्या सुझाव सर आपका? उनमें भी एंटीबॉडी बढ़ेंगी। वैसे इन पेशेंट में कई बार इम्यून रिस्पांस इतना अच्छा नहीं होता है, पर यदि इम्यून रिस्पांस किसी, मान लो कोविड इन्फेक्शन के बाद भी अच्छा नहीं हुआ, तो चांसेस है उनको इवन फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन लगने के बाद भी रिस्पांस अच्छा नहीं होगा। तो उनमें कोई ख़ास विशेष फ़र्क नहीं है। हाँ, वैसे ही वैक्सीन जब अवेलेबल हो जाएगी, ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगी, जैसे डॉक्टर वोडन ने कहा कि थोड़ा सा जो कमी हो रही है उसकी, वो भी ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो वो लोग 4-6 हफ्ते बाद लगवा सकते हैं बड़ी आसानी से। 4 हफ्ते तक तो वैसे भी नॉर्मली साइंटिफिकली नहीं लगवानी चाहिए वैक्सीन किसी भी एक्यूट इन्फेक्शन से, चाहे कोविड इन्फेक्शन हो चाहे कोई दूसरा इन्फेक्शन हो, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी ब्लंटेड होता है, मतलब उसका रिएक्शन कम होता है। पर हाँ, यदि ये सिचुएशन जल्दी ठीक हो जाएगी, 3-4 महीने बाद हो सकता है पॉलिसी बदल जाए जब हमारे पास वैक्सीन काफ़ी होगी। इस वक्त तो देखो, ये राष्ट्रीय CDC और WHO पब्लिक हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन है। CDC का एम और है वो अमेरिका से डील करते हैं। ओके। तो हमारे पास इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह सप्लाई डिमांड में कोई फ़र्क है, तो इसलिए ये मैयर लिया गया है। तो राष्ट्र को, लोगों को इसको सराहना करनी चाहिए कि ये भी मैयर सरकार ने सोचा है, साइंटिस्ट ने सोचा है। राइट सर। हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। अरोड़ा जी, अब एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो वैक्सीन से एंटीबॉडी मिलती है और जो कोरोना से मिलती है, दोनों में ज्यादा टिकाऊ कौन सी एंटीबॉडी होती है लंबे समय तक, वैक्सीन वाली एंटीबॉडी या कोरोना वाली एंटीबॉडी? तो दोनों सवाल का आधा आधा जवाब उपलब्ध है वैज्ञानिक तौर पे। पहली बात तो ये है कि जब वैक्सीन लगाई जाती है तो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं वो नेचुरल इन्फेक्शन के मुकाबले 3 से 10 गुना ज़्यादा होती हैं। अब एंटीबॉडी तो होती हैं, उसके अलावा हमारे शरीर में एक T सेल रिस्पॉन्स भी होता है जो मेमोरी याद रखता है कि ये एक बदमाश मेरे बॉडी में घुसा था, इसको अगली बार कैसे रोकना है। वो दोनों इन्फेक्शन किस तरह, यानी वैक्सीन वर्सेस नेचुरल इन्फेक्शन, उसको कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में ज़्यादा अभी जानकारी नहीं है। तो वैक्सीन लगाने के बाद ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि वैक्सीन जब हम लगा लेते हैं तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बहुत अच्छी प्रोड्यूस, ज़्यादा मात्रा में, और ख़ास तौर पे अगर टीका लगने से पहले मेरे को इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबॉडी और भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, या मेरे को पहला टीका लग गया उसके बाद कोरोना हुआ और फिर दूसरा टीका जब लगाऊंगा तो और भी अच्छी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। तो अगर किसी को कोरोना हुआ है और उसके बाद टीका लगाया जाता है तो ये उस व्यक्ति के लिए बेहतर है, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता वाला जो एक कवच है वो बेहतर बन जाता है। लेकिन अगर खाली मैं नेचुरल इन्फेक्शन करूं और कितने दिन तक वो मेरे को सहायक होगा, या वैक्सीन लगाऊंगा वो कितने दिन तक है, इस बारे में अभी बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान नहीं है। नेचुरल इन्फेक्शन के बाद 6-7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद दोबारा इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। हाँ, वैक्सीन के बारे में इतनी ज़्यादा क्लैरिटी अभी नहीं। ओके, ठीक है सर, ये आपने बहुत क्लियरली बताया है। लेकिन राणा जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। पॉलिसी में एक और बड़ा बदलाव हुआ है।
पहले जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती थी उनको वैक्सीन लेने की मंजूरी नहीं थी, लेकिन अब उनके लिए भी ये कह दिया गया है कि वो वैक्सीन ले सकती हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब कोई इस तरह की मदर कोई वैक्सीन लेंगी तो क्या उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए, और पहले ऐसा क्या था कि उनको रोका गया था और अब अलाउ कर दिया गया है? इस सवाल का जवाब डॉक्टर अरोड़ा बहुत अच्छा दे सकते हैं, इनसे पूछिए। जी जी, अरोड़ा जी सर आपसे ही सवाल बताइए सर, जो ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर करा रही हैं उनके लिए अब अलाउ किया गया है, पहले क्यों नहीं किया गया था, अब कर दिया गया है? तो धन्यवाद डॉक्टर राणा और हम बहुत दिनों साथ साथ रहे हैं और हमें उनको मालूम है कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूं, तो इसलिए उन्होंने ये सवाल मेरे लिए कहा। और मैंने आज टीवी के माध्यम से मिल रहा हूँ बहुत दिनों बाद। तो जो जब माँ के पेट में बच्चा होता है और फिर उसके बाद वो दूध पिलाती है, तो ये हमेशा चिंता रहती है दो जानों के लिए। जब महिला गर्भवती है तो उस समय मैं टीका दूं तो क्या वो महिला को फायदा करेगा या कोई नुकसान कर सकता है, या पेट में पल रहे भ्रूण को कोई नुकसान तो नहीं होगा उसके विकास पे और बाकी उसके ग्रोथ के लिए। इसी तरीके से जो स्तनपान करा रही होती हैं तो महिला के लिए उतना नुकसान होने की संभावना नहीं होती, लेकिन क्या बच्चे को कोई परेशानी हो सकती है। तो इस बारे में शुरू में कुछ संशय थे, क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन जो अभी हमने रिसेंटली वैज्ञानिक साक्ष्य, अच्छा, वो उसके बारे में क्लैरिटी हो गई है। और जो है इसलिए स्तनपान वाली महिलाओं को ये एलिजिबल कर दिया गया है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को यानी कि जो गर्भवती महिलाएं उसके बारे में अभी और जानकारी प्राप्त करेंगे और अगले कुछ हफ्तों में इस बारे में भी निर्णय लिया जाएगा, जानकारी लेनी होगी। अरोड़ा जी टाइम कम है सर, आपने क्लियर कर दिया। एक छोटा सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं अरोड़ा जी कि सीडीसी जो कि अमेरिका की हेल्थ एजेंसी है, सीडीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जो मदर वैक्सीन लेती हैं और जब वो बच्चे को दूध पिलाती हैं तो मदर के दूध से एंटीबॉडी बच्चे में जाता है। तो क्या उन बच्चों को बाद में वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ेगी, या फिर उन बच्चों में कोरोना का खतरा कम होगा जो मदर वैक्सीन लेने के बाद फीडिंग करवा रही हैं? देखिए, जो मदर के दूध से जो एंटीबॉडी निकलती है वो कितना शरीर में काम आता है, क्योंकि वो एक डिफरेंट तरह की एंटीबॉडी जो है हमारी गट को फायदा करे तब जरूरी है। इस बारे में हो सकता है, इस बारे में मेरे को पूरा ज्ञान नहीं है, हो सकता है उसमें थोड़ा फायदा हो, लेकिन मेरे को अच्छी तरीके से इस बारे में मालूम नहीं है वो, क्योंकि एक जो अभी नेजल एंटीबॉडी वैक्सीन आया है उस तरह की जो अगर वैक्सीन वो एंटीबॉडी हो तो फायदा हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अभी जो है उस तरह की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो बात है आप कोरोना के लिए कह रहे हैं या नॉन कोरोना के लिए, जहाँ तक मेरा ज्ञान है वो कोरोना के संबंध में ये बात सही इतना नहीं है, नॉन कोरोना से रिलेटेड इन्फेक्शन के लिए वो काम की बात है। जी राइट सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर एनके अरोड़ा जी आपका और डॉक्टर DS राणा जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि जो नए बदलाव वैक्सीनेशन के नियमों में हुए हैं वो क्यों हुए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट आगे हो सकता है।